हाँ दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं सागर आपके सामने हूँ। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को लेकर के कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आपने देखा होगा। तो उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम आगे कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बेस्ट अप्रोच देखेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका क्या हो सकता है, कितनी जल्दी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और जल्दी करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, कॉमन सेंस बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। आइए देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। मैं आपको 20 सेकंड का टाइम, 30 सेकंड का टाइम देता हूं, आप इसको सॉल्व करिए और फिर जो है देखते हैं कैसे चीज़ें की जा सकती हैं। तो भाई क्वेश्चन ये था कि 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से इतना टाइम ज़्यादा लगता है। अगर ए की स्पीड डबल कर दी जाए तो बी से इतना कम समय लगेगा। तो ए की स्पीड पूछी है। स्पीड के कॉन्सेप्ट को आपको पता है। देखिए, इसको हम दो प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। एक तो इक्वेशन मेथड से, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम के कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम के कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं। यहाँ से टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम लिख सकते हैं। और एक हम रेशियो मेथड से करते हैं। रेशियो मेथड के अनुसार आपको पता होगा कि स्पीड्स का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का रेसिप्रोकल होता है। सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। आइए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, तो डिस्टेंस तो फिक्स है 416 किलोमीटर। डिस्टेंस गिवन है हमें 416 किलोमीटर, ठीक। एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है। मैं ट्रेन ए की स्पीड को ए ही ले लेता हूँ और ट्रेन बी की स्पीड को बी ले लेता हूँ, या ट्रेन ए की स्पीड को मैं S1 ले लेता हूँ और ट्रेन बी की स्पीड को S2। अब अगर मैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड के कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँ तो पहली कंडीशन में ए को लगेगा, कह रहा है ट्रेन ए को ज़्यादा समय लगता है, ठीक है ना। तो ए को जो टाइम लगेगा वो लगेगा 416 बटे S1, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और बी को लगेगा 416 बटे S2। और इन दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है 2 सही 2/3, यानी 8/3 घंटे, ठीक है। ये पहली इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। फिर कह रहा अगर ए की स्पीड को दोगुना कर दिया जाए तो उसे बी से इतना समय कम लगेगा, यानी अब बी को ज़्यादा समय लगेगा। तो बी को जो समय लगेगा वो, अब देखें, 416 बटे S2 माइनस 416 अपॉन 2S1। 2S1 क्यों? क्योंकि कहा गया ए की स्पीड को डबल कर दिया जाए। और अब समय 1 सही 1/3 यानी 4/3। ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके S1 की वैल्यू निकाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमारा पहला तरीका हुआ। इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, आपको मालूम है। आइए देखते हैं और रेशियो मेथड से हम कैसे कर सकते हैं ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आप इसको। लेकिन इतना टाइम है नहीं, ये क्लासरूम में डिस्कस करने के लिए ठीक है। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ या बैच जब मैं पढ़ाऊँगा ऑनलाइन भी, तो उसमें मैं ये पूरा सॉल्व करके कैसे होता है वो। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। आइए देख लेते हैं। तो भाई देखें, ए और बी, अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ, अगर मैं ए स्पीड की बात करता हूँ, दोनों क्योंकि ए की पूछी गई तो हम ए की ही बात करते हैं, ठीक है ना।
पहले स्पीड रही होगी ए की 1, फिर डबल हो गई यानी 2 हो गई। आप बताओ अगर स्पीड का रेशियो ए के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, ए की स्पीड पहले मान लीजिए 1 रही होगी, फिर डबल हो गई यानी 2 रेशियो हो गई, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। अब बातें हैं टाइम के डिफरेंस की। अब एक चीज़ यहाँ पर बताना है हमको, वैसे तो पता है फिर भी देख लेते हैं। समझिए कि अगर मुझे 10 बजे कहीं पर पहुँचना है और मैं आधे घंटे ज़्यादा समय ले रहा हूँ, आधे घंटे ज़्यादा समय लेने का मतलब मैं 10:30 बजे पहुँचूँगा। और अगर मैं आधे घंटे कम समय ले रहा हूँ यानी मैं 9:30 बजे पहुँचूँगा, तो इन दोनों टाइम इनका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? 1 घंटे। यानी एक बार ज़्यादा एक बार कम लग रहा है तो टाइम क्या होगा? ऐड हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो पहली कंडीशन में टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, तो आप कहेंगे टाइम ज़्यादा लग रहा है 8/3, और दूसरी कंडीशन में कम कितना लग रहा है तो आप कहेंगे 4/3। और अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालूंगा तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक बार ज़्यादा एक बार कम, तो ये आ जाएगा 12/3 यानी 4 घंटे। दोनों टाइम का डिफरेंस ए के लिए 4 घंटे आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं टाइम का डिफरेंस रेशियो में देखूँ तो आप कहेंगे एक रेशियो की वैल्यू ही 4 घंटे है, और अगर एक रेशियो की वैल्यू 4 घंटे है तो 2 रेशियो की वैल्यू 8 घंटे होगी। यानी ए अगर अपनी वास्तविक स्पीड से जाए तो उसे 8 घंटे लगेंगे। कितनी डिस्टेंस? 416। तो स्पीड बतानी है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम इसको सॉल्व करेंगे। 8×5 = 40, 8×2 = 16, 52 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ इससे भी बेहतर कर सकते हैं, आप इससे भी जल्दी कर सकते हैं, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो क्या कर सकते हैं? आइए देखें, मैं आपको जो बताना चाहूँगा वो देखें। आप अगर ध्यान से समझें चीज़ों को तो क्वेश्चन में दिया है 416 किलोमीटर की दूरी दी गई है और स्पीड आपसे पूछी गई है ए की, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ऑप्शन को देखता हूं, अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन है 56, 52, 54, 65, यानी जो चारों ऑप्शन है हमारे वे इंटीजर है यानी कंप्लीट नंबर्स हैं, इसमें पॉइंट्स का यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब है ए की स्पीड एक कंप्लीट वैल्यू रही होगी, और अगर ए की स्पीड कंप्लीट वैल्यू रही होगी तो जो भी आपका आंसर होगा वो 416 को कंप्लीट डिवाइड करेगा। आप अगर देखें पहला ऑप्शन है 56, क्या 56 416 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। 52 करेगा? बिल्कुल करेगा, 52 चौके 416। 54 नहीं करेगा, 65 नहीं करेगा, तो हमारा सीधे सीधे आंसर 52 हो जाता। क्या मेरी बात समझ पाए? मैंने कहा कि अगर चारों ऑप्शन कंप्लीट वैल्यूज हैं, इंटीजर्स हैं, और वैल्यू भी 416 कंप्लीट वैल्यू है, तो ए की जो भी स्पीड होगी वो 416 को कंप्लीटली डिवाइड करेगी ना, पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी। तो जो भी आंसर हमारा, जो भी ऑप्शन हमारा 416 को पूरी तरह डिवाइड करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मैं समझा पाया आपको। तो आप देखते तो पढ़ते पढ़ते आंसर 10 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था रिसेंटली, तो मैं उसको बताने का प्रयास करता हूँ। मुझे अच्छा लगा, तो मैं, उसने कहा ये क्वेश्चन सर हमने देखा है कहीं पर और उनको उनका सोल्यूशन समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ और ज़्यादातर लोगों तक पहुँच जाए तो उसका प्रयास करते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन है, आपने देख लिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लिया, सॉल्व करिए। कितना टाइम लगेगा? 40 सेकंड का समय मैं देता हूं। चलिए आइए देख लेते हैं, समझाने का प्रयास करता हूं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, $343, $344 का स्क्वायर प्लस 345 प्लस 1 की पावर 1/3, ये आपका क्वेश्चन गिवन है। इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, दिमाग लगाइए, मैं कोशिश करता हूँ, है ना। मेरे दिमाग में क्या आइडिया आया
कि भाई कैसे करना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है, बच्चे जो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं उनका एक ही होता है कि सर जल्दी कैसे हो। एग्ज़ाम में भाई कर तो सभी लेंगे, लेकिन जल्दी कैसे हो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। चलिए देखते हैं भाई। चलिए आइए समझने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान से अगर देखें, क्या मैं इसको 344 -1 लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको 344 -1 लिख सकता हूँ? हाँ, अच्छी बात है। तो आप ये बताओ, तो ये हो गया 344 का स्क्वायर प्लस 344 प्लस 1 और प्लस 1 की पावर 1/3। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? क्या ऐसा लिखा जा सकता है? और आप बताओ, यहाँ तक बात क्लियर है? आप बताओ, अगर मैं इस 344 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, ऐसा मैंने किया क्यों? तो मैंने ऐसा इसलिए किया कि मुझे ऐसा करते ही दिख गया कि ये a³ - b³ का फॉर्मूला बन गया। a - b a² प्लस b², भाई 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस ab। तो आप बताओ, तो ये क्या हो जाएगा? a³ - b³ यानी ये हो जाएगा a³ यानी 344 का क्यूब माइनस b³ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और प्लस का 1 पावर 1/3। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं तो आप देखेंगे ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा। पावर 1/3 का मतलब है क्यूब रूट 344 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 344। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? उम्मीद है समझ में आई होगी। आइए मैं कोशिश करता हूँ और कैसे इसको जल्दी कर सकते हैं, और कैसे जल्दी कर सकते हैं इस प्रकार के टर्म्स को, आइए समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको कल के वीडियो में आपने देखा होगा, तो मैंने एक आपको वैदिक मैथ का कॉन्सेप्ट बताया था। अगर मैं उसको यहाँ से यूज़ करूँ तो आप देखें मैं क्या करता हूँ, ध्यान दें। 4 3 7 और 3 10 यानी 1 हो गया। अगर मैं 10 में 1 + 0 जोड़ूंगा तो 1 हो जाएगा, ये मैंने कल आपको बताया था। ठीक है ना? 4 4 8 3 11 11 यानी 2 11 यानी 2 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 3 प्लस 1 की पावर 1/3 की पावर 1/3। आप ध्यान दें, 4 3 7 और 1 8 8 की पावर 1/3 यानी 2। ये काम मेंटल कर सकते थे। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो आप देखें बहुत जगह कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा। मेंसुरेशन में हम यूज़ करेंगे, एडवांस में यूज़ करेंगे, हर जगह हम ये वैदिक मैथ यूज़ करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आप एक आध क्वेश्चन जहाँ मैं लगा रहा हूँ वहाँ से आप सीख नहीं पाएंगे, कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगे। उसके लिए आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी, बैच पढ़ना पड़ेगा। वो हम आगे आपको जो बैच स्टार्ट होंगे आप उसमें कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। अब इसका मतलब हमारा जो भी ऑप्शन होगा उसको जोड़ने पर डिजिटल सम 2 आ जाएगा। पहला है 3 4 3 4 3 7 3 10 1 आ गया। अगला है 4 4 8 3 11 2 आ गया। फिर तीसरा 4 4 8 2 10 1 हो गया, और 7 2 9। आपका आंसर बी हो गया। अब पढ़ते पढ़ते आपका आंसर आ जाता है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी लोग डिजिटल सम को या वैदिक मैथ को मेरे से पढ़ लेंगे, या और कहीं भी अगर अच्छे से पढ़ रखा है ना। हालांकि इस एरिया में, लखनऊ और आसपास के एरिया में, ये बहुत कम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। आइए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करिए, इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए मैं टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। दिया हुआ है कि अगर x² बराबर है 5 के, तो x + 2 की वैल्यू क्या होगी, ये ऑप्शन से आपको बताना है। मैं सीधा सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान है। आप बताओ, क्या मैं x² बराबर
4 + 1 लिख सकता हूँ। ये मेंटली करना है आपको, दिमाग लगाते तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कर सकता हूँ ना। आप बताओ अगर मैं 4 को इधर ले आऊँ तो x² - 4 बराबर 1 होगा? होगा। आप बताओ क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? ये मेंटल किया जा सकता है, लेकिन आपने उस लेवल पे पढ़ाई की हो, 5-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने अच्छे लेवल पे पढ़ाई की, तैयारी की हो। ये हो गया a² - b² यानी a - b एक ब्रैकेट में और a + b एक ब्रैकेट में। आप अगर देखें तो इसकी वैल्यू पूछी यानी ये वैल्यू नीचे चली जाएगी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1/x - 2। ऑप्शन जो भी हो, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और लोगों तक जाने चाहिए जानकारी। मैं प्रॉपर एक बैच लेके आऊँगा इसके लिए, प्रैक्टिस बैच, और हर चैप्टर में उसमें मैं 500 से 600 क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम में आए हुए, और लॉजिकली। ठीक है ना, क्योंकि जब क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं तो मैथ सिखाने का भी प्रयास होता है। कई चीज़ें उस लेवल से डायरेक्ट नहीं बताई जा सकती क्योंकि बच्चे उस लेवल के नहीं होते हैं, कुछ बिगिनर्स होते हैं, उनको सिखाना पड़ता है। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस बैच उन बच्चों के लिए होगा जो अच्छे लेवल, जो पढ़ चुके हैं, बैच वगैरह ठीक ठाक नॉलेज रखते हैं, है ना। एक बैच ऐसा लेकर के आएंगे, कम बच्चों का ही, 100 से ज़्यादा बच्चे नहीं रखेंगे उसमें, है ना। आइए देखिए, और ऑनलाइन ही उनके हम क्वेश्चंस को, उनके डाउट्स को, जो क्वेश्चन वो भेजेंगे वो भी सॉल्व करेंगे विथ लॉजिकल मेथड कि क्या बेस्ट तरीके हो सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है एक दुकानदार ने, पढ़िए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को आपने पढ़ा है ना, क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया है। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको देखिए, कह रहा है कि 35% वस्तुओं को 65% लाभ पर बेचा, यानी 100 वस्तुएं थीं तो उसमें से 35 वस्तुएं तो उसने लाभ पर बेच दी 65% के। ठीक है, और जो बची उनको x% के लॉस पर बेचा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मान सकते हैं, माना पहले 100 वस्तुएं थी तो उनको 35% के लाभ पर बेचा, यानी 100 × 100 + 35 यानी 135% पर। बची कितनी वस्तुएं, 65, उनको बेचा x% के लॉस पर, यानी 65 × -x% का लॉस पर, और बराबर 12% का लॉस हुआ। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, इसको आप फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के भी कर सकते हैं। चलिए मैं बताने का प्रयास करता हूँ, है ना, क्योंकि पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स बता रहे हैं तो वो 100 थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, उसको नहीं खींच रहे हैं, है ना। समझिए, 35% को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूं तो आपको पता है 5 × 7, 5 × 20, यानी 35% की वैल्यू 7/20 है। यानी कि अगर उसके पास 20 वस्तुएं थीं तो उनमें से 7 वस्तुओं को उसने 65% के लाभ पर बेच दिया है। आप बताओ, 7 वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा, यही होगा क्या? अच्छा, अब बची वस्तुएं 13, इनको बेचा है उसने लॉस पर, तो माइनस मैंने लिख दिया, और इस प्रकार उसे टोटल 12% का लॉस हुआ। किस पर? टोटल तो 20 वस्तुएं थी, 20 × -12/100। आप देखिए ये 100 कैंसिल हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेंटली भी किया जा सकता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा 7 × 5 35, 3 7 6 के 42, 3 45, माइनस का 13x, ये माइनस हो जाएगा, बराबर माइनस का 240 हो जाएगा ना। फिर देखें, माइनस का 13x बराबर माइनस का ये 455 उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मैं जोड़ लेता हूँ, 5 5 4 9 और 4 2 6। ठीक है ना, ठीक। माइनस से माइनस कैंसिल, 13 से इसको मैं अगर डिवाइड करूँ, 13 × 5 65, बचा कितना, 4, 45 हो गया, 13 3 39, 53 पॉइंट का जो भी ऑप्शन है वही हमारा सही हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा सी। समझ में आया? कोई समस्या? बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। आइए मैं इसको और एक तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ कि और मैं इसको
कैसे लगा सकता हूँ। आपने अगर क्लास में जब पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि जहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हों, उनकी अलग अलग वैल्यूज़ हो और फिर उनकी एक मिक्स वैल्यू हो, तो वहाँ पर हम एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं, कर लेते हैं। इंक डाल लूँ फिर बताता हूँ, है ना। तो आइए समझते हैं। ध्यान दें, इसको मैं रब करता हूँ और आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप एलिगेशन का यूज़ करना जानते हैं तो देखिए और जल्दी इसको क्वेश्चन को किया जा सकता था। आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि 65% लाभ पर बेचा, यानी शेष x% के लॉस पर बेचा, ऐसा दिया हुआ है। 65% के जो प्रॉफिट पर बेचा है वो वस्तुएं कितनी है, वो 7 है। तो ये कितनी बची, 13 बची क्या, ये 13 बची क्या, जल्दी से बोलिए। और जो ओवरऑल उसको लॉस हुआ है वो 12% का हुआ, तो वो बीच में आ जाएगा, दोनों का कंबाइंड। आप समझिए, कोई समस्या यहाँ पर, कोई समस्या यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा आप बताओ, अगर मैं, आपको पता है ये वैल्यू 1 से ज़्यादा और 1 से कम होती है, तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगी क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है। तो अगर मैं इनका अंतर लूँगा तो 65 माइनस 12 यानी 65 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 77। यहाँ पर 77 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। आप बताओ, अगर ये 77 है तो अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो 13 × 6 लगभग 6 गुना, लगभग 6 गुना है कि नहीं है भाई। 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 78 होगा, लगभग 6 क्या गुना के आसपास है, तो ये भी लगभग 6 गुना होगा। तो लगभग 6 गुना का मतलब है 42। बोलिए भाई, हाँ या ना। तो यहां से घटाने के बाद 12 42 आया होगा, तो अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो 42 और 12, तो यहाँ पर x की वैल्यू 54% आ जाएगी। लगभग, लगभग क्यों आ रही, क्योंकि मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है, तो 54 से थोड़ा सा जो कम ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 53.5 का जो है ऑप्शन वो हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे और जल्दी हो जाएगा, मिनिमम 20 सेकेंड मैक्सिमम लगेंगे। उम्मीद है आप समझ पाए हैं ना। तो हम देखेंगे, देखिए क्वेश्चंस को समझने के लॉजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप कितने लॉजिक्स समझते हैं, कैसे आपने पढ़ रखा है ना। इसलिए आपको अच्छे लेवल पर पढ़ना होगा, अच्छे टीचर्स के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि जब तक आपको अच्छा गुरु नहीं मिलेगा तब तक, देखिए एक अच्छा गुरु एक अच्छे शिष्य का निर्माण करता है, वैसे ही एक अच्छा शिष्य भी एक अच्छे गुरु को बनाता है। जब तक शिष्य अच्छा नहीं होगा तब तक गुरु भी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 3 के, और दिया हुआ है 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, यानी जो थीटा है उसकी वैल्यू 0 जो है वो थीटा से कम है, और थीटा मतलब थीटा 0 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 90 से कम है। और आपसे पूछा है साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है ना। तो अभी देखिए हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है कि मैं इसको 3 को इधर ले आऊं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और उसके सॉल्व करके हम फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है, हम कैसे करते हैं क्लासेस में आपको पता है, मैं वैल्यू पुट करने के तरीके पे खूब जोर देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल पे खूब जोर देता हूँ जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ध्यान दें, आपको देखना है कि थीटा की हम ऐसे देखो 0 और 90 नहीं रख सकते। क्वेश्चन में दिया हुआ कि 0 से ज़्यादा 90 से कम, यानी हमारे पास ऑप्शन बचा 30, 45 और 60 का। तो अब हमको देखना है कि हम थीटा की कौन सी वैल्यू रख दें कि 3 आ जाए। ठीक है ना। आप देखें, अगर मैं 30 रखता हूँ, मान लीजिए मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ 45 डिग्री, मैंने बताया है, लेकिन 45 अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, 2 कट जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा।
और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 तो 3/√2, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर अपॉन में √2 है तो 3 नहीं आएगा, यानी 45 भी नहीं है। अब हमारे पास बचा 30 और 60, तो मैं 30 को रख के देखता हूँ। अगर मैं थीटा को 30 रखता हूँ, अगर मैं थीटा बराबर 30 डिग्री रखता हूँ तो 2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3/4 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा, यहां से आप देखेंगे बेस समान है तो ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा 6/2 यानी 3, यानी थीटा की वैल्यू 30 पे सेटिस्फाई कर रही है। और अगर थीटा 30 पे सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ रख दीजिए साइन 2 थीटा यानी 60, साइन 60 की वैल्यू थी √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3/4 प्लस कॉस 30 की वैल्यू अभी हमने बताया √3/2 होती है, स्क्वायर कर देंगे ये आ जाएगा 3/4। फिर tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, स्क्वायर करेंगे तो 1/3 प्लस ये हो जाएगा cosec 60, cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 का उल्टा, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो उल्टा हो जाएगा 2/√3 और स्क्वायर करेंगे तो 4/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 4 3 3 का एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 12, ये हो जाएगा 3 × 3 9 प्लस 9 प्लस 3 चौके 12, 4 × 4 प्लस 3 चौके 12, 4 चौके 16, तो ये आ जाएगा कितना 16 4 20, 20 और 18 38, 38/12, 2 से काट देंगे 2 × 6, 19/6 आपका आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है क्या? हाँ, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 16 4 20, 20 9 29, 9 38, 38/12, 2 6 12, तो 19/6 आना चाहिए, ऑप्शन में है नहीं तो देख लेते हैं एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3/4, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे 3/4, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे 1/3, cosec 60 2 थीटा है ना, तो cosec 60 का मान होता है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4/3, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा, 4 × 3 12, 3 × 3 9, 4 × 3 12, 3 × 3 9, 3 × 4 12, 4 × 4, 3 चौके 12, 4 चौके 16, ठीक तो है। 16 4 20 9 29, 9 38/12, तो आपका आंसर 2 6 12 दोनों ठीक है, 19/6 ही आएगा। ऑप्शन शायद गलत टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, चेक कर लेंगे। अगला देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आसान प्रश्नों को नहीं सॉल्व करा रहा हूँ कि मैं आपको 4 क्वेश्चन आसान लेकर के आऊँ जोड़ने घटाने वाले और उसमें ये ट्रिक ऐसे हो, ये सब चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना, कि मैं 4 क्वेश्चन ईजी करा के आपका टाइम वेस्ट करूँ और बड़ी बड़ी बातें करूँ, ऐसा कुछ नहीं। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं, ठीक है ना। हम अच्छे लेवल की चीज़ें पढ़ेंगे, आसान लेवल से शुरू करते हैं और अच्छे, लेकिन क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का सेशन है तो इसमें हम अच्छे क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। और उनके लिए क्या मेरी नज़र में क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है या जो भी मैंने थोड़ा बहुत सीख रखा है उसको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लगाने का प्रयास करें। ज्योमेट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ी, जितने लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ रखी है उनको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, ध्यान दें कि भाई समझिए, अगर आपको एक बात तो पता है कि किसी वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है। और ये एक कॉर्ड है, सॉरी टेंजेंट है, जो बाहर से इन दोनों स्पर्शरेखाओं को टच कर रही है। आप ध्यान दें, मैं इसका नाम पी क्यू रख लेता हूँ। तो मैंने आपको बताया हुआ है, कैसे बताया है ये भी मैंने बताया हुआ है कि ए पी क्यू अपॉन 2, इस त्रिभुज ए पी क्यू का परिमाप का जो आधा होता है वही क्या होता है, वही ए बी और ए सी की लेंथ होती है, वही ए बी और ए सी की लेंथ होती है, ये मैंने बता रखा है ना। और क्लास में बाकायदा मैं जब ज्योमेट्री पढ़ाता हूँ तो सब कैसे होता है सब चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो
जितने लोगों को मालूम अच्छी बात है, नहीं मालूम तो नोट कर लें। बाकायदा जब बैच में आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो फिर पूरा सीक्वेंस से हम पढ़ेंगे। आइए समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। ये कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है ना, ये कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ए बी सी की भुजा, एक वृत्त त्रिभुज ए बी सी की भुजा, है ना। डेटा कुछ गड़बड़ है क्या? लगाने का प्रयास करिए, तब तक मैं डेटा देख लेता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं डेटा मिस हो जाए पिछली तरह, है ना। एक ठीक है, चलिए देख लेते हैं ये क्या हुआ। चलो देखिए मैं, ये ए हो गया, है ना, ये बी हो गया, यहाँ से ये त्रिभुज हो गया, ये बी हो गया, है ना, त्रिभुज ए बी सी है। और कह रहा है कि बी सी पर डी को स्पर्श करता है ना, वृत्त है डी, यहाँ पर स्पर्श करेगा। आप अंदर भी बनाने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें फिर आपको पहली फिर नज़र मुझे भी लगा कि शायद अंदर बन रहा है ना। फिर मैंने पढ़ा, फिर अनुभव के आधार पर ये चीज़ें आती रहती जब आप लगाते हैं चीज़ों को कि भाई ये तो बाहर टच कर रहा है ना, ई और एफ पर। तो ये ई हो गया, ये एफ हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ ए बी बराबर 20, ये 20 है। ए बी बराबर 20, ए सी बराबर 17.2, ये 17.2 है। और बी सी बराबर 12.8, बी सी ये 12.8 है। और आपसे बी ई की लेंथ पूछिए, ये वाली लेंथ बी ई की लेंथ पूछिए। आइए देख लेते हैं। आप देखें, अगर मैं ए ई निकाल लूँ तो ए ई में से मैं ये ए बी माइनस कर दूंगा तो बी ई आ जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो ए ई की लेंथ हम कैसे निकालेंगे? ए ई का मतलब है पेरीमीटर, पेरीमीटर को अगर मैं जोड़ूँ 20 प्लस 12.8 प्लस 17.2 बटे 2, तो ये कितना आ जाएगा? 20 प्लस 12, 20 और 12 32, और 32 और 18 50 बटे 2, यानी ये आ जाएगा 25। तो ए ई आ गया 25, हमको बताना बी ई है। तो अगर मैं 25 में से 20 घटा दूं तो ए ई की लेंथ 5 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है, या उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है ना, उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। चीज़ों को समझिए, समझ में आए और दोस्तों को शेयर करें। इसी प्रकार का और सेशन में लाता रहूँगा, और एक प्रॉपर बैच भी हम आगे बनाएंगे प्रैक्टिस बैच के लिए, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।